हेलो स्टूडेंट, मैं वी के साहू। मैं आज आपको बताऊंगा कि मूल्यह्रास मीन्स डेप्रिसिएशन किस प्रकार से तैयार किया जाता है या डेप्रिसिएशन बनाते समय हमको किन विधियों का पालन करना चाहिए, कौन कौन सी विधियां हैं। इसमें हम मुख्यतः दो विधियों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि मूल्यह्रास क्या होता है। डेप्रिसिएशन आपको यहां पर लिखा है कि डेप्रिसिएशन या मूल्यह्रास क्या है। मूल्यह्रास मीन्स जब हम किसी संपत्ति का धीरे धीरे उपयोग करते हैं या संपत्ति को लगातार उपयोग करते हैं धीरे धीरे, तो उस संपत्तियों में कुछ न कुछ कमी आ जाती है, तो हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ता है, डेप्रिसिएशन लगाना पड़ता है। तो यही हमारा डेप्रिसिएशन कहलाता है, मतलब मूल्यह्रास कहलाता है। इसे ह्रास भी कहते हैं, इसे अवक्षय भी कहा जाता है। अब मूल्यह्रास तैयार करने की मुख्यतः दो विधियां होती हैं। एक जो है स्थायी किस्त, स्थायी किस्त पद्धति, और दूसरा जो होता है घटती किस्त पद्धति। इस प्रकार से स्थायी पद्धति जो होता है, फिक्स मेथड जो होता है, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, या दूसरा जो है घटती किस्त पद्धति, रिड्यूसिंग मेथड जो होता है। फर्स्ट जो है फिक्स मेथड, ये फिक्स मेथड नाम से ही जाहिर है कि इसके जो भी डेप्रिसिएशन होंगे वो फिक्स होंगे, मतलब स्थायी होंगे। जैसे एक सिंपल सा उदाहरण लेते हैं हम, कोई भी मशीन यदि 10,000 की है तो उसपे डेप्रिसिएशन 10% यदि डेप्रिसिएशन लगाते हैं, मतलब ह्रास लगाते हैं 10%, तो उसपे 10,000 पे 10% 1,000 डेप्रिसिएशन लगेगा। ये मशीन की कॉस्ट है। अब हमारा जो बैलेंस बचेगा वो 9,000 बचेगा, और इस 9,000 को अगले साल में हम लाएंगे, नेक्स्ट ईयर में 9,000, तो इसका डेप्रिसिएशन जो लगेगा वो फिर से 1,000 लगेगा, क्योंकि हम लोग फिक्स मेथड एप्लीकेबल कर रहे हैं। यदि हम फिक्स मेथड एप्लीकेबल करते हैं तो हर साल 1,000 ही लगेगा। उसके बाद डेप्रिसिएशन जो है, इसका बैलेंस 8,000 आएगा। इस 8,000 को तीसरे साल में हम ले जाएंगे, इस 8,000 का फिर हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 1,000, और इस प्रकार से बैलेंस ये आएगा 7,000। तो ये 3 वर्षों का जो डेप्रिसिएशन हमारा लगेगा 1,000, ये 1,000 हर वर्ष फिक्स है, मतलब हर वर्ष स्थायी है। इसी को हम फिक्स के जगह सेकेंड मेथड से हम समझते हैं। यदि घटती किस्त होता, यदि हमारे प्रश्न में यही प्रश्न घटती किस्त पॉइंट ऑफ व्यू से देता कि घटती किस्त पद्धति में हम किस प्रकार से डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, तो ये भी एक सिंपल उदाहरण है, यहीं पर हम कर देते हैं। जैसे कॉस्ट 10,000 है, किसी मशीन की लागत जो है 10,000 है, इस पे हमको 10% लगाना है। इट मीन्स 1,000 ही लगेगा पहले वर्ष। तो ये हम अब घटती किस्त कर रहे हैं, 10,000 में 1,000 लगेगा और बैलेंस 9,000 आएगा। इस 9,000 को हम अगले वर्ष में फिर से ले जाएंगे तो 9,000 आएगा, और इसमें डेप्रिसिएशन हम लोग लगा देंगे 10%। इट मीन्स 900 रुपए। तो ये बैलेंस हमारे पास बचेगा अब 8,100 रुपए, और इस 8,100 को हम तीसरे वर्ष के प्रारंभ में लाएंगे, तो ये 8,100 का डेप्रिसिएशन फिर से लगाएंगे हम लोग 810 रुपए। इट मीन्स 10% से लगा रहे हैं, तो 810 रुपए। तो ये बैलेंस बचेगा 7,290 रुपए। इस प्रकार से हम स्थायी किस्त और घटती किस्त को हम जान सकते हैं, क्योंकि स्थायी में हर वर्ष आपका स्थायी रहेगा 1,000, 1,000, 1,000, यदि हम 10,000 का डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं तो। और यदि घटती किस्त से बनाए तो हर वर्ष घटे हुए मूल्य पर, अर्थात जो शेष मूल्य होता है, उस पे हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते जाएंगे। तो इस प्रकार से हम जानेंगे। आइए हम देखते हैं कि ये जो 10% हमने लिखा है,
इस 10% या डेप्रिसिएशन हम जो चार्ज कर रहे हैं, मतलब हास यदि हम निकाल रहे हैं तो हास किस प्रकार से निकालेंगे। हास निकालने की दो विधियां हैं। अब ये हास की गणना करने की दो विधियां हैं। ये हास गणना करने की, यदि प्रश्न में संपत्ति का जीवन काल दिया हो, संपत्ति का जीवन काल दिया, तो ध्यान रखिएगा, यदि संपत्ति मतलब एसेट्स का यदि लाइफ दिया हो तो ऐसे कंडीशंस में अनुमानित जीवन काल देने पर सबसे पहले हम लोग डेप्रिसिएशन निकालेंगे। डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट्स। कहने का मतलब यह है कि हम हास जो है कॉस्ट ऑफ एसेट्स मतलब जो संपत्ति की लागत, जैसे मैंने अभी एक उदाहरण बताया आपको, तो 10,000, उस 10,000 को ले लेंगे। चूंकि स्क्रैप वैल्यू वहां पर नहीं दिया था, हमने परसेंट बेस पे बनाया था, तो ये कॉस्ट ऑफ एसेट्स यदि आपके प्रश्न में अवशिष्ट मूल्य दिया हो, अवशिष्ट मूल्य दिया हो तो आप उस स्क्रैप वैल्यू को लिख देंगे और डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट्स, मतलब यदि संपत्ति का कोई अनुमानित जीवन काल दिया हो तो उसे आप लिख देंगे। दूसरा जो है मेथड, यदि आपके प्रश्न में प्रतिशत दिया हो, अब प्रतिशत दिया हो तो ऐसे कंडीशंस में जो डेप्रिसिएशन है वो हम लोग कॉस्ट ऑफ एसेट्स इनटू रेट मींस परसेंट जो दिया है डिवाइडेड बाय 100। मैंने अभी जो प्रश्न लिया था 10,000 का हमने 10% निकाला था, तो वहां पर डेप्रिसिएशन यही सी मेथड से फॉलो होगा। कॉस्ट ऑफ एसेट्स मतलब 10,000 जो एसेट्स हैं उसमें हमने 10% निकाला था। आप लोगों ने अभी देखा प्रश्न, पहले हम समझे क्योंकि हम जाने कि कैसे स्थायी किस्त और घटती किस्त पद्धति से हम हास की गणना कर सकते हैं। चूंकि वो हास कैसे निकाला जाता है, वो इस मेथड से निकाला जाता है। कॉस्ट ऑफ एसेट 10,000 था, उसमें हमने 10% रेट लिखा, 10%, चूंकि परसेंट मींस डिवाइडेड बाय 100, तो यहां पर हमने 10,000 का 10% 1,000 निकाला। उसी प्रकार से रिड्यूसिंग मेथड में हमने 9,000 का परसेंट 10% 900 निकाला था। फिर उसके बाद फिर 9,000 के बाद जो 8,100 आया था उस पे हमने 10% 810 निकाला था रिड्यूसिंग मेथड। तो आपको ध्यान रखना है, यहां पर दो तरीके हैं जो डेप्रिसिएशन को निकाले जाते हैं। पहला जो है संपत्ति का यदि जीवन काल, अनुमानित जीवन काल यदि दिया हो और यदि संपत्ति का प्रतिशत में दिया हो प्रश्न में, तो ऐसे कंडीशंस में हम लोग डेप्रिसिएशन इस तरीके से निकालते हैं। तो ये बहुत इजी मेथड है और आपको समझ आ गया होगा कि दो मेथड हमको, खास करके दो मेथड, स्थायी किस्त और घटती किस्त पद्धति को हमको जानना रहता है। तो बच्चों ये आपको बहुत आसानी से समझ आ गया होगा मूल्यह्रास क्या है, और मूल्यह्रास में वो दो पद्धति, उस दो पद्धति के अंतर्गत हमने जो डेप्रिसिएशन निकाला है, उस डेप्रिसिएशन की सहायता से जो हमने प्रश्न सॉल्व किया है वो आपको बहुत आसानी से समझ आ गया होगा। तो बच्चों ये वीडियो यदि आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।